Hello everyone, I'm Ananya Sharma from Defense Media Academy. So in the last two videos हमने दो चैप्टर्स अपने कवर करे थे इम्पोर्टेंट. आज का चैप्टर है हमारा सॉल्यूशंस का. ठीक है, सॉल्यूशंस में हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं. एक तो हमने एक वीडियो में कंप्लीट करा हुआ है, उसका मैं यहाँ पर लिंक डलवा दूंगी. वो है हमारा हेनरीज लॉ. उसमें हमने सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स पढ़े थे कि सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिसॉल्यूशन क्या होता है. सो बेसिकली हमने सारा बेसिक पार्ट जो था वो हमने उस वीडियो में कवर कर रखा है. इट्स 20 to 25 मिनट्स की वीडियो. उसमें हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस भी हैं, हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स भी हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन भी है. सो वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जो मैं इसमें नहीं कवर करूँगी, वो आप वहाँ से देख लेना. इसमें सॉल्यूशंस में आज हमने जो कवर करना है वो हमारा है रॉल्ड्स लॉ. और रॉल्ड्स लॉ के बाद है हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. उसके बाद नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, हमारा वेंट हॉफ फैक्टर जो आता है उसको हम डिस्कस करेंगे. और हर एक टॉपिक के साथ हमने यहाँ पर अपने न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो ये चैप्टर का कोई मतलब ही नहीं है ना. इस चैप्टर में से मेनली जो आता है वो क्या है, हमारे न्यूमेरिकल्स ही है, न्यूमेरिकल पोर्शन ही बनता है. ठीक है, सो हमने हर एक टॉपिक के बाद ट्राई करना है कि हम एक दो न्यूमेरिकल्स यहाँ पर सॉल्व करें, और आपने इसके न्यूमेरिकल्स निकाल के फिर और ज़्यादा अपना प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इस चैप्टर में जो पार्ट होगा वो आपका स्ट्रांग होगा. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है मोलारिटी. मोलारिटी से पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं. वैसे तो सबको पता होता है कि अगर हम मैं बात करूँ यहाँ पर कि सॉल्यूट और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है. देखो, सॉल्यूट होता है जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट होता है जो हमारे पास मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास यहाँ पर बीकर है, इसमें मैंने वाटर डाल दिया. ये क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया. और इसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, ये मैंने थोड़े से यहाँ पर शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिए. क्या डाल दिया, शुगर क्रिस्टल्स. अगर आप देखो यहाँ पर जो क्वांटिटी होगी वो शुगर की ज़्यादा है या वाटर की ज़्यादा है ना. शुगर के तो अगर मेरे पास सपोज करो मेरे पास यहाँ पर ये ग्लास है, दिस ग्लास ऑफ वाटर है ना, ये इतना ग्लास है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मैं 1 चम्मच शुगर डाल दूंगी, 1 चम्मच चीनी डाल देंगे इसमें, तो वो इसमें क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगी. तो अगर आप देखो इसमें मैं 1 चम्मच चीनी डालूँ तो वो 1 चम्मच चीनी ज़्यादा है हमारे पास या फिर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या ज़्यादा है, ऑब्वियसली वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है हमारे पास. ठीक है, सो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वाटर हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट. क्योंकि मैंने आपको बताया सॉल्वेंट क्या है, जो हमारा मोर ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा उसमें प्रेजेंट है. ठीक है, और शुगर क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर, सॉल्यूट. ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूट. ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, विच मीन्स कम क्वांटिटी बता सॉल्यूट. और ऐसे नहीं है कि हमेशा जो आपका सॉलिड पार्ट होगा वही आपका सॉल्यूट होगा, नहीं. सॉलिड लिक्विड गैस में कोई भी आपका सॉल्वेंट हो सकता है अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में है. तो ये चीज़ नहीं लेके चलनी कि अगर वो सॉलिड है तो फिर वो सॉल्यूट ही होगा, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, सो ये हो गया हमारा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दे, अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर रही हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या बन रहा है, मेरे पास बन रहा है यहाँ पर सॉल्यूशन, है ना. एक चीज़ का क्या बन रहा है यहाँ पर, सॉल्यूशन. तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमें क्या देता है यहाँ पर, सॉल्यूशन. ओके, सो दिस इज बेसिक. आपको पता भी होगा कि सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास सॉल्यूट प्लस हमारे पास होता है सॉल्वेंट. ठीक है, ये होता है हमारे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. अब हम बात करेंगे कि मोलारिटी क्या होती है. ओके, मोलारिटी होती है हमारे पास, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मोलारिटी बोल रहा है कि आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहे हैं. मतलब अगर आपके पास सॉल्यूट में शुगर के क्रिस्टल्स हैं तो कितनी शुगर आपकी 1 लीटर ऑफ उसमें सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रही है, कितना प्रेजेंट है आपका सॉल्यूट 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वो आपने निकालना. इट इज डिफाइंड. ओके, सो दिस इज योर मोलारिटी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास दो चीजें होती है, मोलारिटी और एक होती है मोलालिटी. अभी हम कर रहे हैं मोलारिटी. मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से. ओके, सो इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास m इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलते हैं? एन का फॉर्मूला होता है, एन का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन आपका मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, सो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि सॉल्यूट की बात हो रही है, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन द सॉल्यूशन इन ml। बेसिकली आपको जो वॉल्यूम चाहिए होता है वो किस में चाहिए होता है? लीटर में चाहिए होता है, इसीलिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपको वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में गिवन है क्वेश्चन में, तो आप 1000 से उसको डिवाइड नहीं करोगे, वहां पर आप डिवीजन नहीं करोगे। अगर ml में दिया हुआ है तो आप हमेशा 1000 का यूज करोगे। इसको हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन V। ठीक है, ऐसे भी आपको बहुत सारी बुक्स में ये फॉर्मूला ऐसे देखने को मिलेगा, तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना, वो सेम चीज है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। फाइन। अब इसके बाद आता है हमारे पास इसका क्वेश्चन। अब हमने इसकी मोलारिटी का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ 4 ग्राम कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो, सबसे पहले तो कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला ही नहीं पता आपके नीट के एग्जाम में, तो आप उसको मोलर मास कैसे निकालोगे? नहीं निकाल सकते। तो कॉस्टिक सोडा क्या होता है हमारे पास? NaOH। ठीक है, अब सोडियम का मोलर मास कितना होता है? 23 प्लस ऑक्सीजन इज 16 प्लस हाइड्रोजन इज 1। मोलर मास निकालना तो आता ही है ना। कितना हो गया ये हमारे पास? 40 ग्राम मोलर मास निकल गया। ठीक है, ये 4 ग्राम जो है ये हमें क्या दिया हुआ है? बेसिकली ये हमें वेट दिया हुआ है, दिस इज W2। M2 भी निकल गया, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? कैपिटल M इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन आपका वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम 200 ml में दिया है, हमें लीटर में चाहिए, या तो उसको पहले ही कन्वर्ट कर दो। तो W2 क्या है हमारे पास यहाँ पर? 4 ग्राम, 4 अपॉन 40 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 200 ml। 200, 0 से 0 क्या है ये? 5, दिस इज 5, 1, 10। कितना आंसर बचा ये? 5 ओवर आपके पास 10 बच गया। कितना आ जाएगा? 0 पॉइंट आपका 5, और इसके यूनिट्स क्या होंगे? कैपिटल M मोलर। सो दिस इज योर 0.5 M आपका आंसर आ गया, और यहाँ पर आपका ये B ऑप्शन बनता है। ऐसे इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि सॉल्यूट की बात हो रही है, सॉल्वेंट की बात हो रही है। कॉस्टिक सोडा ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, सॉल्वेंट की तो बात ही नहीं हो रही, सॉल्यूशन का आपको वॉल्यूम दिया हुआ था। ओके, वन मोर क्वेश्चन वी हैव मोलारिटी का ही। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। देखो, डेंसिटी गिवन है 1 ग्राम पर ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा 1000 ml ऑफ वाटर। प्योर वाटर की बात हो रही है, कितना होगा? 1000 ml। अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूँ, ये कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन 1000। पहले ही कन्वर्ट कर देते हैं, 1 आ जाएगा, 1 लीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप वाटर का मोलर मास निकालो। वाटर का मोलर मास कितना होता है हमारे पास? वाटर का मोलर मास होता है 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, प्लस 16, तो ये कितना आ गया? 18। वाटर का मोलर मास दिमाग में रखो, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन में वाटर आपको दिया होता है, तो 18 उसका मोलर मास हो गया। यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, M इज इक्वल्स टू आपका अगेन W2 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन आपका W1। तो ये कितना हो गया हमारे पास? W2 अपॉन M2 की बात करें, W2 हमारे पास कितना है? देखो, ये हमारे पास आ गया 1000 अपॉन 18 मोलर मास है, क्योंकि W2 1000 ml ऑफ वाटर है ना, तो वहाँ पर क्या हो गया? अगर हम अपने वाटर की भी बात करें, मास कितना है? मास हमने निकालना है, वेट, मास मैंने निकाला नहीं। मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V इंटू D। तो वॉल्यूम अभी मैंने निकाला, वॉल्यूम कितना आया मेरे पास? वॉल्यूम इज 1000 ml, सो दिस 1000 इंटू D कितना है? 1, तो ये 1000 ही आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने अपना W2 निकाला था, 1000 अपॉन 18 इंटू 1000 अपॉन। अच्छा, अब देखो W1 जो है, सॉरी दिस इज V, आई एम सो सॉरी, दिस इज V, ये W1 नहीं है हमारे पास।
दिस इज वी, मैंने मोलारिटी का फॉर्मूला लगा दिया वी। तो वॉल्यूम को तो मैं ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुकी हूँ ना यहाँ पर लीटर पे, तो यहाँ पर मेरे को 1000 लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने ऑलरेडी उसको 1 में कन्वर्ट कर दिया है ना, 1000/1000 से। सो यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया है, अगर मैं उसको सीधा लीटर्स की वैल्यू डालूँ, यहाँ पर हमारे पास 1 है, ठीक है। सो 18 को 1000 से जब आप डिवाइड करोगे, यहाँ पर आएगा 55.5, तो आपके पास आंसर आ गया 55.5 m। दिस इज योर मोलारिटी, ठीक है। अगर आपको प्योर वाटर की मोलारिटी पूछी जाती है तो वो कितनी है, 55.5 मोलर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव मोलारिटी। मोलारिटी बहुत इजी है, देखो वहां पर हमारे पास क्या फॉर्मूला था, अगर हम मोलारिटी का याद करें, वहां पर हमारे पास फॉर्मूला था W2/M2 इंटू 1000 अपॉन, वहां पर वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखो। अब मोलारिटी देखो, यहाँ पर ये किसकी बात करी है मैंने, ये मैंने मोलारिटी की बात करी है। मोलारिटी ये मैंने आपके सामने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है, ताकि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सको, कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले चीज, मोलारिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते थे, इसको स्मॉल एम से करते हैं, ठीक है। अब इसका क्या है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या है, अगेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखे जा रहे हैं, पर किस में, प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहां पर सॉल्यूशन था, यहाँ पर 1 kg ऑफ क्या है, सॉल्वेंट है हमारे पास। तो यहाँ पर वॉल्यूम की जगह क्या आ गया है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे उसको आप केजी में, तो ग्राम्स को केजी में करोगे 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। इसको आप कैसे लिखोगे, W2 ऑब्वियसली, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन M2 मोलर मास इंटू 1000 अपॉन 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। इसको आप क्या लिख लो, W1। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट की बात हो रही है, सॉल्वेंट इज W1 और सॉल्यूट इज W2। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है किसका, मोलारिटी का। मोलारिटी का फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है। इतना समझ आया। अब हम जाएंगे इसके क्वेश्चन पे, इसका करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल पार्ट कैसे होगा, ठीक, हमारे पास है न्यूमेरिकल, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, उसका मोलर मास, ग्लूकोज का मोलर मास हमें पता है C6H12O6 का आप मोलर मास निकालोगे, वो आता है 180 ग्राम। और ये आपको कभी कभी न्यूमेरिकल में दिया होता है, एमसीक्यू में दिया होता है, बट समटाइम्स आपको फाइंड करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो 180 इन वाटर इज लेवल्ड एट एज 10% बाय मास, व्हाट वुड बी द मोलारिटी एंड मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर दोनों चीजें निकालनी है, मोलारिटी भी निकालनी है, मोलारिटी भी निकालनी है। पहले हम क्या निकाले, सबसे पहला टॉपिक हमने मोलारिटी किया था ना, तो हम यहाँ पर मोलारिटी निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ पर मोलारिटी। मोलारिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कितना था हमारे पास, कैपिटल M इज इक्वल्स टू आपका W2 ओवर M2। यहाँ पर क्या है, ये आपके पास W2 ओवर M2 इंटू 1000 अपॉन आपका वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ डेंसिटी दी हुई है आपको, ठीक है, डेंसिटी दी हुई है आपको। अच्छा, मास भी है आपके पास, अगर आप मास देखो तो आपके पास मास भी है, टोटल मास, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम। V इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 100 अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.2, तो ये डिवाइड करके आपके पास यहाँ पर आएगा 83.3 ml, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। तो हमने निकालनी क्या है, मोलारिटी। तो ये हो जाएगा, ये आपके पास आ गया W2 कितना आपके पास, अगर आप देखो 10% है ना, ग्लूकोज कितना प्रेजेंट है पानी में 10%, और ग्लूकोज हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉल्यूट, क्योंकि ग्लूकोज को ही वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो ना, वाटर तो आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है, सॉल्यूट हो गया। तो मतलब इसका W2 क्या है हमारे पास 10 ओवर, अब ग्लूकोज का मोलर मास भी दिया हुआ है 180, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम कितना आया हमारे पास 83.3, सो दिस 83.3, ठीक है।
इस सब को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आना चाहिए 0.667। आपके पास क्या निकाला आपने? मोलारिटी विच इज कैपिटल M। ये आंसर आएगा आपका इसके लिए, मोलारिटी के लिए। सबसे पहले मैंने फाइंड करी है मोलारिटी, यहाँ पर मोलारिटी अब मैं इसके बाद करूंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सारा मैंने बता दिया आपको। W2 गिवन था, मोलर मास गिवन था, ठीक है। वॉल्यूम हमने निकाला, क्यों निकाला? क्योंकि डेंसिटी गिवन थी। और टोटल मास कितना है हमारे पास? 100। तो 100/1.2 वहाँ से हमारी क्या आ गई? वॉल्यूम आ गया। और वो हमने मोलारिटी के फॉर्मूला में यहाँ पर डाल दिया, ये जो वॉल्यूम था। क्योंकि आप सीधा जब आपको वॉल्यूम ही गिवन नहीं, आप कैसे वॉल्यूम डाल सकते हो? तो पहले वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, सी मास इज इक्वल्स टू D इंटू V, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया? बस वॉल्यूम को निकाल दिया, D को हम उस साइड रहेगा तो मास अपॉन डेंसिटी बन गया वो, सिंपल। करें अब बदला, मोलारिटी निकाला है, मोलारिटी तो निकल गई। इसका स्क्रीनशॉट दे दो अगर आपको लेना है, या नोट करो इसको साथ साथ, ठीक है। फाइन। नेक्स्ट में क्या निकाल रही हूँ अब इसमें? नेक्स्ट मैं इस क्वेश्चन में निकाल रही हूँ मोलारिटी। अच्छा देखो, 10% ऑफ ग्लूकोज, मतलब जो हमारे पास W2 है, मैंने अभी बताया। अगर हम यहाँ पर देखें, W2 हमें गिवन है विच इज 10 ग्राम। 10% मीन्स आप 10 ग्राम देख लो, ठीक है। मास ऑफ वाटर हमें पता है कितना हो जाएगा। अगर आप देखो, हमारे पास सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कोई भी चीज़ हमारे पास 100% प्रेजेंट होती है। कितनी होती है? 100%। अगर हमारे पास उसमें सॉल्यूट 10 है तो सॉल्वेंट हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 100 माइनस 10। तो ये कितना आ गया हमारे पास? 90, ठीक है। तो हमने W1 भी निकाल दिया। और W1 क्यों निकाला? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला कैसा होता है? फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? स्मॉल m इज इक्वल्स टू W2 अपॉन आपका M2 इंटू 1000 अपॉन आपका W1। अब W2 हमारे पास है, W2 कितना है? 10। ग्लूकोज का मोलर मास भी हमें पता है 180 इंटू 1000 अपॉन W1 मैंने अभी बताया 90 ग्राम निकाला, 90। इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 0.617 स्मॉल m। सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, आपके पास आंसर आ गया। आपने मोलारिटी भी निकाल ली यहाँ से, है ना। इट्स वेरी इजी, क्वेश्चंस बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूलाज लगाने आना चाहिए। सॉल्यूट सॉल्वेंट पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन में देख सको सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा है। तभी आप W2 और W1 में वैल्यूज डाल सकते हो ना। तभी आपको पता चलेगा कि सॉल्यूट का मास कितना है और सॉल्वेंट का मास कितना है। फाइन, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल x से। किससे? स्मॉल x से। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स हमारे कैसे निकल रहे थे? W2 अपॉन M2 से निकल रहे थे, है ना। तो n ये तो आप निकाल सकते हो, ये चीज आप फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर Na क्या है? Na हमारे पास है W2 अपॉन M2, या फिर WA अपॉन MA लिख दो, WA अपॉन MA, ए की फॉर्म में बात हो रही है। और यहाँ पर जो NB है वो क्या हो जाएगा? NB इज इक्वल्स टू आपका WB अपॉन MB। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ मोल्स तो आपको गिवन होंगे, आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताया होगा, है ना, वो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला क्या बनता है मोल्स फ्रैक्शन ऑफ ए का? कि Na अपॉन Na प्लस NB। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यही है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कंपोनेंट्स के, वो आपने लेना है। तो Na प्लस NB हो गया। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने एक चीज निकाल दी, सपोज आपने XA निकाल दिया, ठीक है, ये आपने क्या निकाल दिया? ये आपने XA निकाल दिया। X भी आप इजीली निकाल सकते हो, किससे? 1 माइनस XA। इतनी ज्यादा फिर आपको ये वाला फॉर्मूला डाल के मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा XB इज इक्वल्स टू क्या लो? 1 माइनस XA लो, ठीक है। वहां से आपका बहुत इजीली क्या है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। देखो हमें यहाँ पर इथाइलिन ग्लाइकोल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर हमें
सॉल्यूट दिया हुआ है, अब ये किसी चीज में डिसॉल्व होगा। मोस्ट प्रोबेबली आपको या तो बताया होता है कि किस में डिसॉल्व है, कि वाटर में डिसॉल्व है या बेंजीन में डिसॉल्व है, बट यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो अगर जहाँ पर नहीं दिया होता वहाँ पर हम सॉल्वेंट क्या एज्यूम करते हैं, वहाँ पर हम सॉल्वेंट एज्यूम करते हैं अपना वाटर। और वाटर का हमें पता है एटॉमिक मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 कितना दिया होगा हमें, 20%, मतलब 20 ग्राम दे दो आप, ठीक है। अगर मैं इसका मोलर मास निकालूं C2H6 का, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू कार्बन 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है, 6 इंटू 1, क्योंकि 1 मोलर मास एटॉमिक मास 1 होता है हाइड्रोजन का। फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 इंटू पर कितने ऑक्सीजन दिए हुए हैं, 2, तो ये हो गया 2। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करके आएगा 62 ग्राम पर मोल। ये आपके पास क्या आ गया, मोलर मास आ गया। अब आप मोल्स ऑफ C2H6O2 निकाल सकते हो यहाँ पर, हाँ हम इजीली निकाल सकते हैं। मतलब अगर हमें यहाँ पर Na निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, ये 20 है, गिवन मासेस 20, मोलर मासेस 62, तो ये कितना आ गया, 0 पॉइंट आपका 322 ये आ गया। अब अगर मैं Nb निकालूं, Nb क्या है, वाटर। देखो अगर ये 20 ग्राम है, मैंने अभी बताया अगर सॉल्यूट 20 ग्राम है, सॉल्यूशन टोटल कितना प्रेजेंट होता है, 100, तो 100 में से अगर 20 निकाल दूं मैं, कितना बचा मेरे पास, 80। मतलब वाटर कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, 80। अगर कोई चीज 100% है और उसमें मैंने 20%, तो हमने यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल दी, जो कि कितना है हमारे पास, 4.44 आ गए, ठीक है। अब हमने निकालना है XA और XB। मैंने अभी आपको XA और XB का फॉर्मूला बताया था। XA इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, Na/Na प्लस Nb। देखो यहाँ पर हमने Na निकाला, ये जो है C2H6O2, ये क्या है हमारे पास, Na है। और मोल्स ऑफ वाटर क्या है, Nb, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट। पहले हम क्या निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। ये क्या निकाल रहे हैं, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन विच इज C2H6O2। तो यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज डालो, 0.322 ओवर 0.322 प्लस 4.44, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा अप्रॉक्स यहाँ पर 0.068। अब मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा से ये वाला फॉर्मूला डालना पड़ेगा, XB इज इक्वल्स टू NB ओवर NB प्लस Na। इसकी जगह ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, इसकी जगह आप क्या डाल सकते हो, XB इज इक्वल्स टू 1 माइनस XA। ये वाला फॉर्मूला हम प्रेफर करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा XB इज इक्वल्स टू 1 माइनस XA। तो 1 माइनस XA कितना है, 1 माइनस 0 पॉइंट कितना निकाला XA, 0.068, 068। यहाँ पर 1 माइनस 0.068 आएगा 0.932। दिस इज योर XB। मतलब आपके पास XA के मोल्स भी निकल गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल भी निकल गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकल गया, दोनों के निकाल दिए हमने। और ऐसे ही हमने मोल फ्रैक्शन निकालनी है सबकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रॉल्ड्स लॉ ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट। सबसे पहले तो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं जिसका आराम से क्या बन जाए, हमारे पास वेपर्स, जो आराम से वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाए। वॉलेटिलिटी ज्यादा किसकी होती है, जो वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है। नॉन वॉलेटाइल जो भाप बन के या फिर वेपर्स की फॉर्म में इवेपोरेट नहीं होता, वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। तो पहला हमारे पास क्या है, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का है। यहाँ पर मैं आपके पास 3 बीकर्स बनाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे पास। ये मेरे पास क्या है, 3 बीकर्स है, ठीक है। इसमें मेरे पास मैं ले रही हूँ प्योर सॉल्यूट। फर्स्ट पहले मैं ले रही हूँ प्योर सॉल्यूट, जो कि क्या है, वॉलेटाइल नेचर का है, ठीक है। वॉलेटाइल नेचर का मतलब जो आराम से इवेपोरेट हो सकता है। ये सेकंड बीकर में मैं ले रही हूँ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, प्योर सॉल्वेंट। और थर्ड बीकर में मैं क्या करूंगी, जो ये मेरे पास सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, इसको मैं मिक्स करके थर्ड बीकर में डाल दूंगी। मतलब यहाँ पर जो ये पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं, सिर्फ ये जो मेरे पास पार्टिकल्स हैं किसके हैं, सरफेस पे प्योर सॉल्यूट के हैं। जो इस वाले बीकर में होंगे
वो सारे पार्टिकल्स किसके होंगे मेरे पास यहाँ पर, हमारे पास प्योर सॉल्वेंट के होंगे। पर अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाले में देखें तो एक पार्टिकल अगर सॉल्यूट का है, ठीक है, दूसरा किसका होगा, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट, फिर ये जो मैं डार्क वाला बना रही हूँ सॉल्वेंट, सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट, ठीक है। ऐसे हमारे पास पार्टिकल प्रेजेंट है। सपोज कर दो ये वाला सॉल्यूट है और ये डार्क वाला सॉल्वेंट है, और ये मिलके क्या बना रहा है, हमारे पास सॉल्यूशन बना रहा है। क्लियर। अब जो समझने वाली बात है वो ये कि अगर आप सबसे पहले, मैं इनका नेमिंग कर देते हैं, अगर मैं इसको सबसे पहले ए नाम दे रही हूँ, दिस बी एंड दिस सी, जो सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। तो जो ए कंपोनेंट है, जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसकी सरफेस पे है ना, बीकर की सरफेस पे जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो किसके हैं, प्योर सॉल्यूट के हैं। वॉलेटाइल चीज क्या करेगी, वो आपस क्या बनाएगी, वेपर, और वेपर्स बनेंगे, वेपर्स का कोई प्रेशर होगा, है ना, वो वेपर प्रेशर, जो ये प्रेशर होगा वो ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे भी लग रहा होगा ना, इनका कोई प्रेशर है। तो इसमें सारा का सारा प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्यूट का है। सेकंड वन में सारा का सारा जो वेपर प्रेशर है हमारे पास यहाँ पर, वो किसका है, यहाँ पर हमारे पास सारा का सारा जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट का है। बट अगर हम सी वाला बीकर देखें, इसमें कहीं पे सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, कहीं पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं, सारी जगह एक ही चीज तो नहीं है, मिक्स हो गई है। तो अगर मैं कंपेयर करूं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, प्योर सॉल्यूट का ज्यादा है। यहाँ पर तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, सॉल्यूट का तो कम हो गया ना वेपर प्रेशर, क्योंकि वहां पर सॉल्वेंट का भी अपना कोई वेपर प्रेशर होगा, वहां पर दोनों का अलग अलग है ना। पर अगर कंपेयर करें सिर्फ प्योर सॉल्यूट और सॉल्यूट इन सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन का, तो इसका वेपर प्रेशर मतलब प्योर चीज का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ आपका सॉल्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये था हमारा बेसिक, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर क्या बोल रहा है रॉड्स लॉ कि दैट स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, जो हमारे पास वॉलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के, मतलब वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक तरह से ये हेनरीज लॉ से रिलेट करता है, स्पेशल केस है ये हेनरीज लॉ का। ये भी बोला जाता है कि दिस इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है, रॉड्स लॉ को बोला जाता है। तो यहाँ पर पी टोटल किसके इक्वल आता है, पी ए प्लस पी बी के। एक चीज याद रखनी है, जो यहाँ पर पी ए है, पी ए किसके इक्वल है, पी ए नॉट। वट इज पी ए नॉट, पी ए नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, ठीक है, और इनटू एक्स ए, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्यूट। तो पी ए हमारा इसके इक्वल होता है। सिमिलरली पी बी किसके इक्वल होगा, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू एक्स बी, इसके इक्वल होगा। तो अगर मैं इसमें इन दोनों में इसकी वैल्यू डालूं तो पी टोटल किसके इक्वल आ गया, पी ए की वैल्यू डालो, पी ए की वैल्यू क्या है, ये पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट, क्योंकि यहाँ पर क्या है पी बी की वैल्यू पी बी नॉट इंटू एक्स बी। आपके पास ये भी एक फॉर्मूला बनता है जो कि न्यूमेरिकल्स में हमारा बहुत यूज होता है, ठीक है। उसको अगर आप आगे और फर्दर सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, इसमें मतलब कॉमन ले लिया। सो ज़्यादा जो इजी फॉर्मूला है वो ये वाला है, यही वाला अप्लाई करो, ये इजीली आपसे हो जाएगा, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो रॉड्स लॉ का ये बेसिक था। उसके बाद हम पढ़ेंगे रॉड्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए रॉड्स लॉ क्या कह रहा है, देखो अगर वहाँ पर एक कंपोनेंट बी है जिसको सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट जो है कंपोनेंट बी वो हमारा नॉन वॉलेटाइल नेचर का है, मतलब उसके वेपर्स हमारे पास नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। पर जो पी टोटल होता है वो किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी के। पर अगर पी बी के वेपर्स ही नहीं बने, क्योंकि इसका क्या है पी बी नॉट इंटू एक्स ए, अगर इसके वेपर्स ही नहीं बने, ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, जीरो हो गया। तो अगर पी बी जीरो हो गया, पी टी किसके इक्वल आ गया, पी ए के, पी टी इज इक्वल टू पी ए, और पी ए हमें पता है क्या है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। तो मतलब पी टी हमारा किसके इक्वल आ रहा है, पी ए नॉट इंटू एक्स ए के फॉर नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स के लिए, फाइन, ओके।
अब आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ते हैं हम रॉड्स लॉ में ही। इसके दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं हमारे पास। आइडियल सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन में बोलते हैं, हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पर कि जैसे हमारे पास है यहाँ पर ए और ए के पार्टिकल, मतलब ये मेरा क्या है, ये मैं ले रही हूँ सॉल्यूट, प्लस यहाँ पर मैं कर रही हूँ बी और बी के पार्टिकल, ये मेरे पास क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, और ये मिलके क्या बनाएंगे, ए बी, है ना। तो ये क्या बन गया मेरे पास, सॉल्यूशन। अब आपने इसमें समझने वाला क्या है, देखो ये जो ए है, ए और ए है, इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जिसकी वजह से ये जुड़ रखे हैं। अगर दो चीजें ज्वाइन है, अगर ये ज्वाइन है मेरा हाथ, है ना, इसमें कोई एनर्जी लग रही है ना कि ये ज्वाइन है, इसमें कोई फोर्स लगा रही हूँ मैं तभी ये ज्वाइन है। तो जैसे ए ज्वाइन है, उसमें कौन सी फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, अब अगर मुझे ए को और बी को, मतलब सॉल्यूट को और सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो ए का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जो ये ए और ए का बॉन्ड है वो ब्रेक करना पड़ेगा। सिमिलरली बी और बी के बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ए बी का बॉन्ड बनाएंगे। फाइन, तो ये बॉन्ड तोड़ने के लिए एक एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, वो एक एनर्जी देगा। तो जो एनर्जी हम अप्लाई करेंगे बेसिकली उसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, वो एनर्जी हमारी किसके इक्वल होगी, जो ये बॉन्ड बनने के बाद एनर्जी रिलीज करेगा। यहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, और यहाँ पर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पर उतनी ही एनर्जी रिलीज होगी, मतलब दोनों एनर्जीज इक्वल होंगी, विच मीन्स जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है हमारी, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में और सॉल्यूशन में, वो क्या है, सेम है। किस केस में, आइडियल सॉल्यूशंस के केस में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या ओबे करते हैं, रॉड्स लॉ ओबे करते हैं। डेल्टा वी मिक्सिंग 0 होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बी इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ए बी, ठीक है, सॉल्यूशन के इक्वल होती है। एग्जाम्पल्स याद रखने हैं इसके कुछ, एमसीक्यू की फॉर्म में आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स देके पूछा जा सकता है कि आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल। सो सॉल्यूशन ऑफ एन-हेक्सेन एंड एन-हेप्टेन का क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन इज आइडियल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन इज आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या हो गया आपका, आइडियल सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है उसमें हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन और एक होती है हमारे पास नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन में देखो यहाँ पर जो आपके सॉल्यूट, सपोज करो यहाँ पर मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट्स है, ठीक है, और प्रोडक्ट बन रहा है, दोनों में क्या प्रेजेंट है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है। प्रोडक्ट में भी क्या है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट है। तो बहुत ध्यान से देखना है, रिएक्टेंट्स की जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मतलब ए और ए में और बी में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है प्रेजेंट, वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई, ठीक है। बट प्रोडक्ट की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या है, लो, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अटैच नहीं है हमारे प्रोडक्ट में ए और बी का मॉलिक्यूल, ए और बी का मॉलिक्यूल। अब दूसरी चीज, अगर आप वेपर प्रेशर की बात करो, इसमें ए और बी में ये बहुत अच्छे से एक साथ जुड़े हुए हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। क्यों, क्योंकि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट से, है ना। तो जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारी स्ट्रांग है उसके वेपर्स बहुत कम बनेंगे क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो वेपर प्रेशर उसका क्या होगा, कम होगा। जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है वहाँ वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि वो आपस में अच्छे से कंबाइन है। तो वहां पर ऐसा तो नहीं है ना वो इजीली उड़ जाएंगे हवा में, नहीं, वो टाइम लेंगे क्योंकि वो आपस में बहुत अच्छे से ज्वाइन हो रखे हैं, बाइंड हो रखे हैं। बट प्रोडक्ट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, तो जो ए बी का मॉलिक्यूल है वो इजीली डिटैच हो सकता है, अलग हो सकता है।
तो अगर वो इजीली अलग हो जाएगा तो वो इवेपोरेशन मतलब इवेपोरेशन की फॉर्म में मतलब वेपर्स की फॉर्म में ज्यादा उड़ेगा, ज्यादा वहां से निकलेगा। तो यहाँ का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा आपका, ज्यादा होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, कम होंगी। ये इसका बेसिक था हमारा, ठीक है। दूसरी चीज, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, दे डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, इनका डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, तभी वो पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है ना, पॉजिटिव में आएगा आंसर, ओके। और ये इसका ग्राफ होता है, अगर आप देखो ये यहाँ पर बेसिकली यहाँ आना चाहिए, बट ये ऊपर को जा रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव ग्राफ है, पॉजिटिव डेविएशन है, तो वो पॉजिटिव शो करेगा ना ऊपर को इजीली। उसका अगर उसका वेपर प्रेशर ज्यादा तो ऑब्वियस है वो ऊपर को ज्यादा जाएगा, उसकी जो ग्राफ का वो होगा, हमारा कर्व होगा वो बड़ा होगा। सो यहाँ पर इसी वजह से पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलती है हमें, फाइन। और ये इसका ग्राफ याद रखना, ग्राफ्स में पूछा जा सकता है, 3-4 ग्राफ देखिए कि कौन सा आपका नॉन आइडियल का पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है। सो ये आपका पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, ये आपने याद रखना है, इसमें कोई ऐसा बहुत मुश्किल कुछ नहीं है, फाइन। और ये इसका एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड इथेनॉल। फिर है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इसमें नेगेटिव डेविएशन पढ़ना है हमने। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा है, देखो वहां पर हमारे पास सॉल्यूट और मतलब प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट की जब हमने बात करी, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या थी, ज्यादा थी, बट इस केस में यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी एज कंपेयर टू सॉल्यूशन के। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा है। और अगर सॉल्यूशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो वहां पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इजीली वहां पर वेपर की फॉर्म में हमारे पार्टिकल्स नहीं जाएंगे। यहाँ पर तो हो जाएगा, यहाँ पर तो इजीली वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। सो यहाँ पर दिस डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, और ऑब्वियस है यहाँ पर वेपर प्रेशर कम होगा तो वो नेगेटिव स्लोप देगा ना, ये देखो तभी इसका नेगेटिव स्लोप आ रहा है, नेगेटिव डेविएशन नीचे को दिखा रहा है वो, तो दिस इज फॉर नेगेटिव डेविएशन रॉल्स लॉ का, ठीक है। इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए बस, ओके। यहाँ पर देखो ये हमारे पास है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ए बी इंट्रैक्शन है। स्ट्रॉन्ग ए बी इंट्रैक्शन मतलब अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या है, लेस देन 0, और यहाँ पर वीक ए बी अट्रैक्शन है तो डेल्टा एच क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0। तो पॉजिटिव डेविएशन था और ये नेगेटिव डेविएशन है, ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल, अपना रॉल्स लॉ को लेके। इसमें क्या है हमारे पास, एन aqueous solution of glucose is made by dissolving 10 gram of glucose in 90 gram of water। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज वो 90 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 303 इज 32.8 केल्विन, यहाँ पर वेपर प्रेशर दिया हुआ है कितना, 328 mmHg, और किसका दिया हुआ है, एफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर का। व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का निकालना है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, बहुत ध्यान से देखना है, P इज इक्वल टू P1 इंटू x1। ये फॉर्मूला किया हमने, x अच्छे से बनाते हैं, x1, ठीक है। अब यहाँ पे P1 हमें दिया हुआ है, P1 हमें दिया हुआ है, देखो 32.8 mmHg। अच्छा, मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकती हूँ मैं यहाँ पर, मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकलेंगे, कितना दिया हुआ है वाटर, गिवन मास क्या है वाटर का, 90 ग्राम है ना, और मोलर मास कितना होता है, पिछले भी किया 18 ग्राम, तो इसको डिवाइड करके मेरे पास आएगा 5। मोल्स ऑफ ग्लूकोज भी निकाल देते हैं, C6H12O6, ठीक है, कितना दिया 10, और ये कितना होता है 180, ठीक है, कट गया, ये आएगा यहाँ पर 0.0556, इतना निकालना आया। पहले हमने क्या निकाला, मोल्स ऑफ वाटर एंड मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्यों निकाला हमने ये। अब यहाँ पर P इज इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, P1 इंटू x1, P1 कितना है मेरे पास 32.8, x1 कितना आया
वाटर क्या है ना, वाटर का ही दिया हुआ है वहां पर प्योर सॉल्वेंट का, तो वाटर का ही हम मोल्स लेंगे। कितने हैं 0.5 है इनटू आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा पहले हम मोल्स फ्रैक्शन निकालेंगे ना, एक्स तो हमने निकाला ही नहीं, सॉरी यहाँ पर हम एक्स निकालेंगे पहले, एक्स तो हमारे पास है ही नहीं ना, एक का एक्स निकालते हैं। देखो तो यहाँ पर x1 क्या आ जाएगा हमारे पास, x1 इज इक्वल्स टू आपका 5, वाटर का निकाल रहे हैं 5/5 प्लस 0.0556, इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 0.989, ये आ गया इतना। तो यहाँ से हम अब इसका क्या निकाल देंगे आप ना, p इज इक्वल्स टू p1 इंटू x1, सो ये हो जाएगा आपका 32.8 इंटू x1 कितना है हमारे पास 0.98, तो सारा इरेज हो गया। चलो वो देख लेना आप, मैं वहां पर लिख देती हूँ दोबारा, p इज इक्वल्स टू, उतना तो आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, p इज इक्वल्स टू 32.8 इंटू x1 आया था हमारे पास 0.989, तो ये आ जाएगा 32.44 mHg, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एट 293 केल्विन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज दिस। बेंजीन का हमें क्या दिया हुआ है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है, एंड टॉल्वीन का भी हमें वेपर प्रेशर दिया हुआ है विच इज 0.0925। इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कितना दिया है 0.40, सो व्हाट इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। पहले तो आप देखो आपको क्या क्या गिवन है, क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हमें फॉर्मूला पता है क्या लगेगा, P0 इज इक्वल्स टू P10 इंटू x1। ठीक है, x1 x आपका बेंजीन का दिया हुआ है, सो x बेंजीन कितना हमारे पास 0.40, और यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा P10 भी दिया हुआ है कितना 0.256 बार, तो ये हो जाएगा 0.256 इंटू x1 कितना है 0.40, ये देखो मोल फ्रैक्शन दी हुई है। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 0.1024 बार, इतना आ गया। अब यहाँ पर हमें मोल फ्रैक्शन सिर्फ किसका दिया हुआ है, बेंजीन का, वाटर का आप निकाल सकते हो, सॉरी टॉल्वीन दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको सॉल्वेंट में टॉल्वीन का आप निकाल सकते हो, प्योर टॉल्वीन का। तो अगर आपको यहाँ पर क्या निकालना है, एक्स बी निकालना है, एक्स बी क्या हो जाएगा 1 माइनस कितना था ये मोल फ्रैक्शन 0.40, सो 1 माइनस 0.40, ये कितना आ जाएगा 0.60। अब आपके पास एक्स बी भी आ गया, एक्स बी आ गया, P1 P2 नॉट आपको पता है, P2 नॉट कितना है 0.0925, तो यहाँ से आपका P2 भी निकल जाएगा विच इज P2 नॉट इंटू x2, तो यहाँ पर निकाल दो, ये कितना आ जाएगा 0.0925 इंटू 0.60, इसको सॉल्व करके आएगा आपके पास 0.0555 बार, ये आ गया हमारे पास। ये P1 था और ये P2 था, P टोटल किसके इक्वल होगा P1 प्लस P2 के, सो यहाँ पर P टोटल निकालो, P टोटल इसको हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं, P टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, P आपका 1 प्लस P2, तो P1 कितना आया 0.1024 प्लस P2 कितना आया 0.0555, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.158, P टोटल निकल गया। ठीक है, देखो सबसे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, कंपोजिशन ऑफ वेपर्स का मैंने आपको नहीं बताया, कंपोजिशन ऑफ वेपर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है, याद लिख देती हूँ मैं, कंपोजिशन होती है y, जैसे y इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास p ओवर आपका p टोटल। ठीक है, तो ये आपके पास p नॉट ले लो, p नॉट इज इक्वल्स टू p टोटल होता है, मतलब, और p नॉट किसके इक्वल होता है p1 नॉट इंटू x1 के, तो ये आप निकाल सकते हो, ये तो हमने अभी पिछले वाले में निकाला।
तो अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं मोल फ्रैक्शन निकाल सकती हूँ। अगर मैं वाई बेंजीन की निकालूँ, वाई बेंजीन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास, पी बेंजीन ओवर पी टोटल। ठीक है, पी बेंजीन यहाँ पर मेरे पास कितना है, ये 0.1024 और पी टोटल कितना आया 0.158। इसको सॉल्व करके मेरे पास आएगा 0.648। कैलकुलेशन देख लेना अपना, प्लस माइनस डिवाइड यही करना है, यहाँ पर हम करने नहीं बैठ सकते। अच्छा, अब मैं वाई टॉलविंग भी निकाल सकती हूँ, यहाँ पर वाई टॉलविंग भी निकल सकता है। अच्छा, वाई टॉलविंग में हमारे पास पी टॉलविंग कितना है, ये रहा 0.0555 ओवर पी टोटल 0.158। इसको डिवाइड करो, ये कितना आएगा 0.381। दोनों की वैल्यूज आ गई, एक ये और एक ये। ऐसे होना है ये सॉल्व आपका क्वेश्चन। ठीक है, इट्स वेरी इजी, इसमें कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूलाज लगाओ, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, फॉर्मूलाज एक जगह लिख लो सारे, फिर इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वी हैव अपना सेकंड लास्ट टॉपिक आई गेस, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले करना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको लिखते हैं डेल्टा पी ओवर पी नॉट, डेल्टा टी वी, डेल्टा टी एफ एन। पाई से ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होता है, व्हेन अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड। ये सेम ना कुछ आपने करा हुआ है, पहले अभी पढ़ाया मैंने आपको। सॉल्वेंट में अगर आपका नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, अभी हमने वो पढ़ा था ना रॉल्ड्स लॉ एंड नॉन वॉलेटाइल, ये वैसा सही है कि अगर एक बीकर है उसमें सपोज करो सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, बट जो सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है। तो इसके तो जो सॉल्यूट हुआ हमारे पास, इसके वेपर्स क्या हुए, वेपर्स तो हुआ ही नहीं हमारे पास, वेपर्स आर जीरो है ना। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट इंटू आपका एक्स ए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो सॉल्यूट का हमारा वेपर प्रेशर हुआ वो क्या हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया। ठीक है, सो फॉर्मूला हमारे पास प्रॉपर ये बनता है, डेल्टा पी ओवर पी नॉट ओवर डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। मैं आपको एक बार ये समझाती हूँ कैसे बना। देखो, जो हमारे पास यहाँ पर डेल्टा पी है ना, वो यहाँ पर क्या है, बेसिकली डेल्टा पी इज इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट, ये इसके इक्वल है हमारा। ठीक है, और आपको पता है अगर यहाँ पर एक्स बी है, ये गलत लिखा है, एक्स बी इंटू एक्स से होगा, एक्स ए और एक्स बी किसके इक्वल होगा आपका, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और फिर ये आपका क्या हो जाएगा उल्टा, वहाँ पर एम ए ऊपर चला जाएगा और डब्ल्यू ए नीचे आ जाएगा। सो बेसिकली जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास वो ये बनता है, जो आप क्वेश्चंस में यूज करते हो वो ये बनता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन आपका डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला आपका यूज होता है पूरा का पूरा। डेल्टा पी का आपको पता होना चाहिए कि पी ए नॉट माइनस पी एस फिर अपॉन पी ए नॉट। पी ए नॉट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर आपका यहाँ पर सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट जो भी आपका क्या बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल फॉर्म में नहीं होगा, वॉलेटाइल वाला आपका दोगे। ठीक है, सो दिस इज रिलेशन हो गया। उसके बाद हमारे पास है इसका न्यूमेरिकल। So numerical is the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 0.850 bar. Vapor pressure दिया हुआ है बेंजीन का 0.850 बार। नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड उसमें डाल रहे हैं जिसका वेट क्या है 0.50 और बेंजीन कितना है 39.0 ग्राम। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन देन इज दिस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देखो क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिखते हैं। यहाँ पर क्या है P1 नॉट P1 not see P1 not minus
P1 over P1 नॉट इज इक्वल्स टू x2। ये होगा हमारे पास। तो ये हमारे पास कैसे आएगा, x2 को आप लिख सकते हो खोलकर W2 अपॉन M2 इंटू M1 ओवर आपका W1। ठीक है, W2 आपको गिवन है, W1 आपको गिवन है, डालो वैल्यूज। P1 नॉट कितना है यहाँ पर, P1 नॉट इज 0.850। देखो यहाँ दिया हुआ है ये प्योर बेंजीन का, ठीक है, माइनस P1 कितना आपके पास क्या दिया हुआ है सॉल्यूशन का 0.845 ओवर 0.850, क्योंकि नीचे भी हमने क्या लेना है, प्योर वाले का लेना है। ठीक है, इज इक्वल्स टू W2 कितना गिवन है हमारे पास, W2 है 0.5। ठीक है, नॉन वॉलेटाइल हमें कितना दिया हुआ है 0.5 ओवर उसका मोलर मास कितना आएगा हमारे पास 39। ओके, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। उसके बाद इनटू आपके पास वहां पर कितना है, एक सेकेंड, 78 ओवर 39 ना। ठीक है, यहाँ पर लिख दो 78 हो गया अपॉन हमारे पास अब क्या बच गया, M2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये क्या हो गया M2। ठीक है, इस सारे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा अप्रॉक्स यहाँ पर 0.005 ओवर 0.850 इज इक्वल्स टू वहाँ पर कितना रह गया 0.5 ओवर 39 इंटू 78 ओवर M2। ठीक है, यहाँ से M2 की वैल्यू निकालो, M2 इज इक्वल्स टू आपका 0.5 इंटू 78 इंटू ध्यान से देखो ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इंटू 0.850 ओवर क्या बच गया नीचे 0.005, ये यहाँ आ जाएगा इंटू आपका 39। फाइन, तो ये सारे को सॉल्व करके आपके पास कितना आना चाहिए यहाँ पर 170 ग्राम पर मोल। फाइन, ऐसे हुआ आपका न्यूमेरिकल। कैलकुलेशन में नहीं करती, प्लस माइनस डिवाइड यहाँ पर हम नहीं करके देख सकते, फिर तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। कैलकुलेशन मैंने पहले से करी होती हैं, तो वो आप बैठकर अपने आप करके साथ साथ देखा करो कि आपका करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। अपना काम तो खुद भी करना चाहिए थोड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में कि द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड दैट ऑफ अ सॉल्यूशन। देखो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, बट जब हमने उसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, उसको सॉल्यूशन बना दिया, ये उसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आया। ठीक है, अब आप देखो इस साइड को जाते हुए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर ये सॉल्यूट वाले का है और ये सॉल्यूशन का है, सो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास ज़्यादा है यहाँ पर एज कम्पेयर टू इस वाले के, प्योर वाले के, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। सो डेल्टा टीवी हमारा किसके इक्वल है, दिस इज टीवी सॉल्यूशन वाला, और वो कितना है टीवी नॉट प्योर वाला। सो टीवी माइनस टीवी नॉट के इक्वल आ रहा है हमारा डेल्टा टीवी। व्हाट इज डेल्टा टीवी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो डेल्टा टीवी क्या है हमारे पास, बेसिकली मोलालिटी। सो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू आपका मोलालिटी। मोलालिटी क्या था स्मॉल m, ठीक है, एंड के बी यहाँ पर क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट की या तो आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी या फिर आपको वैल्यू क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपके गिवन होगी। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन अगर हम देखें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बना के बी इंटू मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला हमें पता है स्मॉल m का, अभी हमने सबसे पहले करा था W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन आपका W1, यही होता था। और ये यहाँ पर हमने जो ये फॉर्मूला देखो ये आपका M का ही है और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, KB मल्टीप्लाई है। ठीक है, सो W इज मास ऑफ सॉल्वेंट, WB मास ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड PB एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इजी।
अब हम करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल विच इज इम्पोर्टेंट। न्यूमेरिकल के बिना करे कुछ नहीं आ सकता। देखो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आपका के बी इंटू 1000 इंटू आपका W2 ओवर M2 इंटू W1, ये फॉर्मूला लगेगा। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, ओके। 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल आपको वो भी दिया हुआ, मतलब W2 आपको गिवन है, ओके। W1 भी आपको गिवन है 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। फिर बॉइलिंग पॉइंट अगर नहीं हो गया, चलो हम डेल्टा टी भी निकाल सकते हैं यहाँ से। डेल्टा टी भी इजीली निकल जाएगा। डेल्टा टी भी इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, 354.11 माइनस 353.23 केल्विन, ठीक है। इसको सॉल्व करके आना चाहिए हमारे पास 0.88 केल्विन। डेल्टा टी भी निकालना पड़ना था ना, ये तो आपको दिया ही नहीं हुआ, सो ये हमने निकाल दिया यहाँ से। डेल्टा टी बी की वैल्यू अगर हम डाल दें 0.88 इज इक्वल्स टू के बी की वैल्यू याद रख लो या तो, ठीक है। के बी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, वैसे हाँ दी हुई है। के बी फॉर बेंजीन इज 2.53 इंटू 1000 इंटू W2 मैंने अभी आपको बताया 1.8 M2 हमें नहीं दिया हुआ, M2 इंटू W1 हमें दिया हुआ है 90 ग्राम, ठीक है। तो M2 को साइड ले जाओ यार, इजी कर देते हैं कैलकुलेशन। M2 यहाँ से जाएगा, 0.88 यहाँ जाएगा, सो M2 इज इक्वल्स टू M2 is equals to 2.53 into 1000 into 1.8 over 0.88 नीचे आ गया into 90। कितना इजी है, कुछ भी नहीं करना था, बस वहाँ से डेल्टा टी भी निकाला और M2 का फॉर्मूला बना दिया। M2 को दूसरी साइड रहेगा, 0.88 डिवीजन में चला गया, ठीक है। इस सारे को डिवाइड करके क्या आ जाएगा, 57.5 ग्राम पर मोल। कितना इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें करने वाला, ठीक है। क्वेश्चन को देख के डरा ना करो, क्वेश्चन में देखो गिवन क्या है। सबसे पहले तो देखो क्या क्या गिवन है, फिर देखो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगा दिया फिर तो क्वेश्चन आपका सॉल्व ही सॉल्व है। नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, देखो अगर हम बात करें कि कोई भी चीज कितने पे फ्रीज होती है, पानी कितने पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। अब आपने देखा वो कुल्फी वाला आता है हमारे घर के नीचे, वो दूध वाली कुल्फी जो हम खाते हैं, वो एक स्टील के उसके अंदर होती थी, उसको वो पानी में डालता था, निकाल के दे देता था। उसके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं होती थी, कोई कनेक्शन तो नहीं होता था जिससे उसका ठंडा रहता था, है ना। वो क्या करता था, वो पानी में कोई सॉल्यूट ऐड करता था जिससे कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता था। तो जो चीज़ हमारी 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारी फ्रीज होनी है वो और ज़्यादा कम पे फ्रीज हो, और वो नॉर्मल टेम्परेचर तो है ही नहीं, तो वो क्यों फिर पिघलेगी, वहाँ पर वो मेल्ट ही नहीं होती थी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोलालिटी। यहाँ पर के एफ फिर से एब्सोल्यूट कांस्टेंट होगा हमारा, ठीक है, इस वाले का। सो ये हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ पर ये फ्रीज होना था बेसिकली, बट फ्रीज कहाँ जाके हो रहा है हमारा सॉल्यूशन, यहाँ पर। ये प्योर सॉल्वेंट का है, लिक्विड का है, बट सॉल्यूशन का अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो वो ये आ रहा है, ये प्योर सॉल्वेंट तो यहीं पे हो रहा है फ्रीज। ये अगर 0 है, 0 डिग्री है, तो वो आप लगा दो माइनस में चला जाएगा इस साइड वाला, तो है ना। तो ये आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेस मतलब कम हो गया ना फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसीलिए उसका नाम भी डिप्रेशन रखा हुआ है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो एम हमें पता है, मोलालिटी किसके इक्वल होती है, डब्ल्यू बी अपॉन एम डी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। इसीलिए मैंने सबसे पहले मोलालिटी और मोलालिटी करवाया,
आगे हमारे हमने जितना भी किया वहाँ पर यूज हो रही है हमारी। ठीक है, फिर डेल्टा टी एफ का क्या फॉर्मूला बन गया, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और डब्ल्यू ए का चाहिए तो ये बन जाएगा, क्योंकि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको डब्ल्यू बी निकालने को बोल दे, कुछ भी पूछा जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है और क्या गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने अपना फॉर्मूला सेट कर देना है। चलो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आया, विच इज एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ कंपाउंड टू 50 ml of benzene. Density दी हुई है, okay, lowers the freezing point from this to this. Kf for benzene भी दिया हुआ है, calculate molar mass of compound. देखो freezing point का फॉर्मूला है, मतलब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का लगेगा, और निकालना क्या है, मोलर मास। अभी मोलर मास का पीछे फॉर्मूला दिखाया, m2 इज इक्वल्स टू क्या है, kf इंटू w2 इंटू 1000 अपॉन, वो नीचे चला जाएगा, w1 इंटू k डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारे पास अगर हम बनाए, देखो W2 तो हमें गिवन है, W2 हमें दिया हुआ है 0.643, ठीक है, और उसके बाद हमें कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, बेंजीन का हमें वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी दी है। यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं, मतलब W1 निकाल सकते हैं, विच इज V इंटू डी। वॉल्यूम कितना है 50 ml, 50 इंटू डेंसिटी कितनी है 0. आपका 879, ये आ जाएगी अप्रॉक्स 43.9 ग्राम, ये निकल गई। अब वैल्यूज डाल दो, m2 इज इक्वल्स टू kf कितना दिया हुआ है, kf फॉर बेंजीन इज 5.12, ठीक है। W2 अभी मैंने बताया 0.643, 0.643 इंटू आपका 1000 ओवर W1 अभी निकाला मैंने 43.9 इंटू डेल्टा टी एफ कितना है हमारे पास। अच्छा, डेल्टा टी एफ निकाला हमने, नहीं डेल्टा टी एफ नहीं निकाला ना। डेल्टा टी एफ देखो कैसे निकलेगा, डेल्टा टी एफ निकलेगा, आपको दिया हुआ है वहाँ पर 5.51 से वो डिक्रीज हो रहा है, तो 5.51 माइनस आपका 5.03, ठीक है, ये हो जाएगा 0.48, तो यहाँ पर ये डाल दो 0.48। अब m2 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 156.06 समथिंग, दिस इज योर m2। फॉर्मूला डाला, सारी चीज़ें निकाली, W1 कैलकुलेट किया, डेल्टा TF कैलकुलेट किया, उसको फॉर्मूला में डाला, पुट किया, और क्या आ गया हमारे पास, m2 की वैल्यू आ गई। इतना ही करना। एक लास्ट हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस होता है कि इफ अ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जिसमें से आपका जो सॉल्वेंट होता है वो पास कर सकता है, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स पास कर सकते हैं। सो द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन, फ्लो करके वो मेम्ब्रेन के अंदर जा सकता है, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, ठीक है। सो दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो ये सॉल्वेंट का फ्लो होता है उसको क्या बोला जाता है, बेसिकली ऑस्मोसिस। देखो ये मेरे पास बीकर है, ठीक है, इसमें मेरे पास सपोज कर दो मैं टेस्ट ट्यूब दे रही हूँ, हाँ टेस्ट ट्यूब नहीं दे सकते, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है मेरे पास, है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। इसके अंदर सॉल्यूशन है मेरे पास शुगर प्लस वाटर का, ठीक है, और ये जो बीकर है इसमें क्या प्रेजेंट है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, इसमें प्योर वाटर प्रेजेंट है। अगर आप देखो दोनों चीज़ों में, इसमें ये फ्लास्क में जो ये सेमी परमिएबल की फ्लास्क है इसके अंदर देखो, और बीकर के अंदर देखो सिर्फ, तो जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा कहाँ है, जहाँ पर प्योर वाटर होगा,
जहाँ पर आपने शुगर मिक्स कर दी वहां पर थोड़ी सी कंसंट्रेशन शुगर की भी हो गई ना आपके पास, तो वहां पर वाटर की कंसंट्रेशन तो कम होगी। सो ऑस्मोसिस में क्या होता है आपका, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रेवल करता है। लोअर कंसंट्रेशन आपका जो सॉल्वेंट होता है वो ट्रेवल करता है, तो ये जो पानी है वो इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। दिस इज ऑस्मोसिस। ठीक है। अब दूसरा, एक होता है प्रेशर अप्लाई कर रहे हो किसी चीज पे, एक होता है एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। तो वो जो एक्सेस प्रेशर होता है ना, वो क्यों होता है कि ऑस्मोसिस रुक जाए। ऑस्मोसिस रुक जाए मतलब ये जो पानी अंदर जा रहा है ना, वो अंदर जाने से रुक जाए। ठीक है। अब जो एक्सेस प्रेशर लग रहा है वो क्या प्रेशर है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों लगाया जाता है, टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए। ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास ऑस्मोसिस को, ऑस्मोटिक प्रेशर को बेसिकली हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से। ठीक है। पाई किसके इक्वल होता है हमारा, NB/V/RT। अच्छा, अब NB हमें पता है किसके इक्वल है, गिवन मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। तो इसको हमने फॉर्मूला में डाल दिया, क्या बन गया, WB का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, WB/R/T अपॉन पाई V। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। अच्छा, तो हमारे पास अब सॉल्यूशन है, दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, होता है हाइपोटोनिक। ठीक है। जो हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, उसमें लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हाइपरटोनिक में हायर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, आइसोटोनिक में सेम होता है। ठीक है। आइसोटोनिक में सेम होता है। हाइपोटोनिक में अगर हम सेल की बात करें तो सेल हमारा स्वेल करता है, हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक कर जाता है। ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक है, वैसे ही दिमाग में रखना, इसमें सेम साइज रहता है। अगर हम सेल के बेसिस पे देखें, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, बायो में भी पूछ सकते हैं इवन, तो वहाँ भी काम आएगा और यहाँ पर भी काम आएगा। इतना डिटेलिंग में नहीं जा रही मैं, एक बार अगर आप पढ़ोगे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, आपको समझ आ जाएगा। ये इसका मैंने आपको बेसिक बता दिया, क्लियर कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, विच इज फॉर अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 300 केल्विन, R इज इक्वल्स टू दिया हुआ है हमें। ओके, निकालना क्या है हमें, पाई निकालना है। देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा पाई इज इक्वल्स टू CRT, कंसंट्रेशन मतलब N, तो ये क्या हो जाएगा, N/V/RT। अब N का भी एक फॉर्मूला होता है विच इज W2/M2, वो भी डालो, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, W2 ओवर आपका M2 इंटू RT, और नीचे क्या है, V। ये सारी चीज़ें डालो यहाँ पर, सब कुछ गिवन है। ये कितना है, W2 5% यूरिया सॉल्यूशन, 5% इंटू R की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.0821। ठीक है। इंटू टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन, 300 ओवर M2 भी दिया हुआ है, मोलर मास 60 ग्राम, सो ये दिस इज 60 वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास क्या है यहाँ पर, अच्छा, वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब बेसिकली। सो 100 सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप लीटर में करोगे तो ये हो जाएगा 0.1 लीटर, तो 0.1 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, सो दिस विल बी अराउंड 20.525 एटमॉस्फेयर। ये आपकी पाई की वैल्यू आ जाएगी, ऐसे फाइंड करना। ठीक है। तो ये था आपका ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और उसका आपके पास न्यूमेरिकल। सब टॉपिक के हमने एक एक दो न्यूमेरिकल करे हैं। क्यों करे हैं, ताकि आपको टॉपिक समझ आए। अगर आप न्यूमेरिकल्स ही प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ फॉर्मूला देखने से आपके क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। फॉर्मूला लगाना कैसे है, उसको अप्लाई कैसे करना है, वो बहुत बड़ी ट्रिक होती है। तो वो अप्लाई करना सीखो कि कैसे आपने यूज करना है फॉर्मूला को। ठीक है।